अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। हम हमेशा की तरह आज फिर से गुफ्तगू करने लगे अपनी 9th क्लास के फ़िज़िक्स में, स्पेशली एक कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन मुझे भी नहीं पता, चले मैंने भी आपके साथ ही भी समझना। आपको याद है हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किस तरह से समझा था? हमने कहा था कि न्यूटन कहता है अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर पड़ा है तो पड़ा रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे। आपने ये टेबल है, इस टेबल की सरफेस पे मार्कर को रखा और रखकर आप भूल गए। ये टेबल की सरफेस पे तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि इसे उठाने के लिए कोई फोर्स ना लगाए। ये बात न्यूटन की दुरुस्त है, ये बात वैलिड भी है। लेकिन न्यूटन के इसी लॉ में अगला हिस्सा ये है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक उसे रोकने वाली कोई फोर्स ना आए। एक प्रॉब्लम है, हमने अपनी ज़िंदगी में इस लॉ को वैलिड होते हुए कभी देखा नहीं है। देखा? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि ये एक सरफेस ऑफ टेबल है या सरफेस ऑफ फ्लोर है, आपका फर्श है। इस फर्श पर अगर आप एक ब्लॉक को धक्का दे दें, स्लाइड करवा दें, तो आप देखेंगे कि इसे धक्का देने पर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाएगा, मूव करना शुरू करेगा। न्यूटन तो ये कहता है कि ये हमेशा मूव करता रहे जब तक कि इसे रोकने वाली कोई चीज़ ना आए। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाता है। अब क्या न्यूटन की बात यहाँ पर, न्यूटन का लॉ आपने अपने घर में बैठकर गलत कर दिया? नहीं, न्यूटन का लॉ यहाँ पर भी वैलिड है। न्यूटन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता रहेगा जब तक कि इसे रोकने वाली फोर्स ना आए। अगर आप थोड़ा सा डीपली जाकर इसको माइक्रोस्कोपिकली जूम इन करके देखें तो आप देखेंगे कि यस, आपने इसे धक्का दे के चला तो दिया, फोर्स लगा के छोड़ तो दिया। अब आपको लग रहा है कि शायद इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ टच हो रहा है, एक विलन की फोर्स, ईवल फोर्स मौजूद है जो इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। दैट इज़ स्मॉल एफ, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इसको रोकने के लिए। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर कोई फोर्स ना हो तो ये हमेशा चलता रहेगा। इसी ब्लॉक को अगर आप स्पेस में जहाँ एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होती है अगर धक्का देंगे तो ये क़यामत के दिन तक चलता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे इसके रुकने की वजह कौन है? फ्रिक्शन। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि फ्रिक्शन आखिर इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या करती है कि ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो अब आपको एक बात तो यहाँ पे समझ आ गई कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। वो फ्रिक्शन इसके मोशन को रोकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपके मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। सवाल ये आता है कि फ्रिक्शन आपके ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या करती है कि उसके मोशन को रोक देती है। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकली समझाना चाहता हूँ आपको। आप जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के पास जो मूव कर रहा है एक एनर्जी है, इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा हुआ है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी गायब नहीं होती, एनर्जी खाई नहीं जाती, गायब हो गई। नो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब आपने इसको धक्का दिया, इसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन ने इसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। आप देखेंगे बार बार रगड़ने पर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की निचली सरफेस और फ्लोर गर्म हो जाएगा। वो काइनेटिक एनर्जी जो आप ऑब्जेक्ट को धक्का देकर चलाने के लिए पैदा करते हैं, वो बेचारी फ्रिक्शन हीट की सूरत में डिसिपेट कर देती है। आपने सर्दियों में एक और चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी, थोड़ी देर हाथों को ज़ोर से रगड़ें तो हाथों की सरफेस गर्म हो जाती है। मैं तो हमेशा अपने ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए यही फ्रिक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक एनर्जी को हीट की सूरत में ट्रांसफॉर्म कर देती है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर वैलिड है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल किताब ने और दी है। आपने शहाब साकिब टूटता हुआ देखा होगा, टूटा हुआ तारा जिसे कहते हैं, कि रात को अंधेरे में आप अचानक आसमान पे देखते हैं कि एक फ्लैश ऑफ लाइट, एक फ्लेम अचानक आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। वो क्यों गुजरता है? वो बेसिकली आसमान की, अर्थ की एटमॉस्फेयर में एक एस्टेरॉयड, बड़ा पत्थर होता है। जैसे ही वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, वो हवा के इन कांटेक्ट आता है, हवा उस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है। रिमेंबर मैंने कांटेक्ट फोर्सेस में एक और फोर्स करवाई थी, एयर की, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन। वो इस बड़े से पत्थर के ऊपर लगती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या पैदा करती है फ्रिक्शन? हीट। वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि वो बड़ा पत्थर जल उठता है, जलना शुरू हो जाता है। ये एक अर्थ का डिफेंस सिस्टम है। अगर ये ना हो तो डायनासोर्स की तरह इंसान भी ख़त्म हो जाए। डायनासोर्स भी ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से, पहाड़, चट्टान, एस्टेरॉइड्स गिरने की वजह से ख़त्म हुए थे। तो वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, हीट की वजह से जलना शुरू हो जाता है और जब तक वो अर्थ पर पहुँचता है वो राख हो जाता है। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या कर रही है? एक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके ख़त्म कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया फ्रिक्शन के ऊपर। नाउ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शन की वैसे तो बहुत सारी इकसाम है, लेकिन हम इस किताब में फ्रिक्शन की दो किस्में डिस्कस करेंगे। एक किस्म जो है दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी आपने देखा, इट्स अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो भी आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में नाम से समझ आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड कर रही है। दिस इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट हमें लफ्ज़ से, नाम से समझ में आ गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे स्लाइड करता है। उसकी वजह से जो रुकावट पैदा होती है, जो फ्रिक्शन पैदा होती है, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी दो तरह की है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आसान करके समझाता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? क्या ये कांस्टेंट होती है? चलिए ये समझते हैं। सपोज कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये सरफेस ऑफ अर्थ है या टेबल की सरफेस मान लीजिए। अब इसके साथ मैंने एक लगा दी है पुली, इसके ऊपर रखा है एक ऑब्जेक्ट, उसके साथ बांधी है एक रोप। इस रोप को मैंने इस पुली पर से पास किया और यहां पर बांध दिया एक पैन। इस पैन में मैं वेट हैंग कर सकता हूं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस पुली है। इट्स अ फ्रिक्शनलेस पुली। हमने इस बात को समझने के लिए इमेजिन कर लिया कि इस पुली की अपनी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये इतनी स्मूथ है, मक्खन मलाई की तरह घूम रही है। पुली समझते हैं ना, घूमने वाला, इस पे व्हील लगा होता। अगर मैं इस सारी पिक्चर की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं। अबे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसी डायग्राम को कहते हैं कि जिस पे आप एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को एरोज की, वेक्टर्स की सूरत में ड्रॉ करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सबसे पहली फोर्स, इसका वेट डाउनवर्ड विच इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स। तो y एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो y एक्सिस की फोर्सेस बैलेंस आउट हो गई। y एक्सिस पर ना ये नीचे आएगा ना ये ऊपर जाएगा। जब मैंने इस पर वेट डाला, ये वेट इसको नीचे खींच रहा है। ये वेट टेंशन की सूरत में इसे आगे खींच रहा है, क्योंकि यही तो आगे से नीचे जा रहा है। तो जितना वेट मैं इसमें डालूंगा उतनी इस पे टेंशन की फोर्स लगेगी आगे की तरफ। शुरू में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जरा सोचिए। ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा वेट डाला है, तो वेट की फोर्स यानी टेंशन की, यानी आगे खींचने वाली फोर्स तो आ गई,
लेकिन आपका ये ऑब्जेक्ट अभी आगे नहीं जा रहा। आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जैसे ही आपने वेट डाला, इसकी सरफेस और टेबल के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होगी, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसे आगे जाने से रोक रही है। जब तक ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तब तक इस फ्रिक्शन को हम एफएस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। स्टैटिक इज फॉर स्टेशनरी, स्टैटिक इज एट रेस्ट, सो इट इज द फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आपने इसमें वेट डाला, टेंशन आई, साथ ही फ्रिक्शन पैदा होगी, उसने इस ऑब्जेक्ट को आगे जाने नहीं दिया। ये फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को रोके रखे हुए है, इसलिए इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का इफेक्ट होती है नो, आपने थोड़ा सा वेट और डाला, टेंशन की फोर्स बढ़ी, लेकिन अभी भी ये वेट इतना इनफ नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को चला सके। तो फिर क्या हुआ? ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गई। न्यूटन का थर्ड लॉ याद है ना? एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल। यहाँ पर एक्शन है टेंशन, रिएक्शन है स्टैटिक फोर्स। तो हुआ क्या? आपने मज़ीद टेंशन बढ़ाई, लेकिन वो टेंशन अभी भी इतनी इनफ नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं चला। तो क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गई, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती है। तो हो क्या रहा है? आप वेट बढ़ा रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ने के साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन, रोकने वाली फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा वेट और डाला, आप थोड़ा थोड़ा वेट करके डाल रहे हैं, अभी भी वेट कम है, थोड़ा सा वेट और डाला, वेट अभी भी कम है पहले से, ये टेंशन बढ़ी पहले से, मगर ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं चला, क्योंकि आपका वेट बढ़ाने से स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, जो कि किताब में ड्रॉ नहीं है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इट इज़ एफ एस, इट इज़ टाइम। वक्त के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा करके वेट ऐड कर रहे हैं, अचानक से ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे, लेकिन हर थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करने पर वेट अभी भी इसको मूव करवाने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे आप वेट कर रहे हैं ऐड, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है। कब तक आप वेट को इंक्रीज करते जाएंगे? आखिर कभी ना कभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो आप वेट को इंक्रीज करते जा रहे, एक पॉइंट आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन मज़ीद नहीं बढ़ पाएगी। इतना वेट आप ऐड कर चुके होंगे कि ये ऑब्जेक्ट वाकई ही आगे चलना शुरू हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन उस वक्त भी होगी, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट उस वक्त मूव करने लग पड़ा है, उस वक्त की फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वो इस ग्राफ में वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस ऑब्जेक्ट को रोके रखे हुए थी, दैट वाज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब आपने मजीद लोड ऐड कर दिया, आपने इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लोड ऐड कर दिया, ज्यादा वेट ऐड कर दिया, तब आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन कहलाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज इट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। वो इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज समवट लोअर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाता है, तो उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कॉफिशिएंट है, जो वैल्यू है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है। जब तक आप इस पे फोर्स लगाते रहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। आपको कितनी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगानी है? इक्वल टू इट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पे काइनेटिक फ्रिक्शन है 10 न्यूटन ऑपोजिट साइड पे, आपने इसमें वेट डाला है 10 न्यूटन का, तो वंस ये जब ये चलना शुरू हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि अब दोनों की एक फॉरवर्ड फोर्स है आगे खींचने वाली, एक बैकवर्ड फोर्स है रिएक्शन की, दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। याद है कि मैं करके दिखा दूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की जगह ज़ीरो पुट कीजिए, एम इंटू ए। मैथ तो ज़ीरो नहीं है ऑब्जेक्ट का,
तो फिर क्या चीज़ ज़ीरो होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहता है। तो फिर ये अपनी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो टेंशन है उसको बैलेंस कर देगी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो टाइप्स आपको समझ आई हैं। टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, थ्योरेटिकल है, इसको एक दफ़ा बुक से थॉरली रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गेट मोर ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट। बाकी की फ्रिक्शन पे गुफ्तगू इंशाल्लाह अगली क्लास में चलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।